अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं फाइका मौज़म। बुलेटिन का आगाज करते हैं। पाकिस्तान को फिर शिकस्त का सामना। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान को 307 रन से इबरतनाक शिकस्त। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को तहस नहस कर डाला। कैंगरूज के 450 रन हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम महज 89 रन पर ढेर हो गई। सिर्फ 3 पाकिस्तानी बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल हो सके। ये टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ 35वीं कामयाबी है। साल बदला लेकिन हाल नहीं बदला। कैंगरूज ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैचेस में लगातार 15वीं और मजमूई तौर पर 35वीं कामयाबी समेट ली। लगता था पाकिस्तानी बल्लेबाज मैच खत्म करने पर तुले हुए थे। सिर्फ 3 बैट्समैन डबल फिगर में दाखिल हो सके। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद 2-2, इमामुल हक 9, बाबर आजम 14, सरफराज 4, सलमान आगा और फहीम अशरफ 5-5, आमिर जमाल 4, जबकि खुर्रम शहजाद कोई रन न बना सके। सऊद शकील 24 रन के साथ इनिंग्स के टॉप स्कोरर रहे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स 233 रन 5 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान को जीत के लिए 450 रन का पहाड़ जैसा टोटल दिया। उस्मान ख्वाजा ने 90 और मिचेल मार्श ने 63 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से पहला टेस्ट खेलने वाले खुर्रम शहजाद 3 विकेटें लेकर कामयाब बॉलर रहे। सीरीज का दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स और स्पिनर्स के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाज बेबस नजर आए। जिस विकेट पर मेजबानों ने 5 विकेट खोकर 233 रन बनाए, उसी विकेट पर कौमी बल्लेबाज सिर्फ 30 ओवर्स में 89 रन पर तू चल में आया की तस्वीर नजर आए। और पाकिस्तान की इबरतनाक शिकस्त पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट नैयरुद्दीन साहब। नैयर साहब, 360 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कहाँ गलतियां की हैं पाकिस्तानी टीम ने, क्या कहेंगे आप? आपने बड़े मार्जिन वाली बात बिल्कुल सही फरमाई, क्योंकि अगर आप वैसे स्कोर देखें तो जो उन्होंने पहली इनिंग में 487 बनाया था ना, हमारा दोनों इनिंग का टोटल उससे फिर भी बहुत कम है। तो हम इनफैक्ट बड़े मार्जिन क्या, तकरीबन टेक्निकली आप देखें तो एक इनिंग से हार गए कि हमारे 2 इनिंग का टोटल उनके एक इनिंग के बराबर नहीं था। यानी अगर वो पहली इनिंग के बाद दूसरी इनिंग डिक्लेयर कर देते 0 पे, फिर भी हमने इनिंग से हार जाना था। अच्छा, तो बाकी अब सवाल ये है कि आपने पूछा है कि कहाँ पर फॉल्ट हुआ। सबसे बड़ा फॉल्ट जो है वो प्लानिंग में नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी 2 प्लानिंग्स होती है मैच की। एक तो आपने प्लेइंग 11 कौन सी खिलानी है, उसमें भी इन्होंने बड़ी फास्ट गलतियां की हैं। और दूसरा आपने गेम प्लान किया, उसको भी बड़ी फास्ट गलतियां हुई हैं। प्लेइंग 11 में फहीम अशरफ का कोई चांस नहीं बनता था। शाहीन शाह अफरीदी अनफिट नजर आए, उनका कोई चांस नहीं बनता था। और सरफराज की जगह रिजवान का खेलना 100% बनता था। तो ये अगर ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है, आपको मैं बताऊं, वहां आधा गलत प्लेयर भी आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। और यहाँ 11 में से तो आपने 3-4 गलत प्लेयर सेलेक्ट किए। चौथा इसलिए कह रहा हूँ कि आपने स्पेशलिस्ट स्पिनर तो खिलाया नहीं। आगा आपने कहा आगा सलमान चला लेगा, गुजारा हो जाएगा। ये गुजारा आप जिम्बाब्वे से तो नहीं खेल रहे थे। यू नीडेड स्पेशलिस्ट फॉर एवरी पोजीशन। तो उसमें अच्छा, अब प्लानिंग में आ जाए, टीम की क्या गलती थी। पहली इनिंग में इन्होंने कहा कि जी हम इस तरह कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं ताकि कम से कम 5वें दिन में चले जाएं। यही थिंकिंग होगी। और क्या 3 दिन और प्लस कुछ घंटे खेल के बाहर आ गए। उसमें क्या हुआ कि आपने नोट किया होगा, हमने जो स्कोर किया है, हमारा रन रेट तो बहुत ही कम था, 2.66 था। और हमने 100 तकरीबन 1 या 2 ओवर खेले, और इतने ही ओवर तकरीबन 113 ओवर खेल के उन्होंने 487 रन बना लिए 4.66 की एवरेज से। तो अगर इन्होंने भी कुछ अपनी मतलब वहां पे सिर्फ ठुक ठुक ना करने जाते या टाइम वेस्ट करने ना जाते, कोई स्कोर किया होता, तो इनको इतना मतलब फर्क नहीं आना था। मैक्सिमम फर्क जो आना था वो तकरीबन 50 रन का फर्क था। तो ऑस्ट्रेलिया इतने आराम से फिर डिक्लेयर भी ना करता, उसको और आगे खेलना पड़ता। तो ये सारी प्लानिंग, इस चीज की सारी जिम्मेदारी जो है मोहम्मद हफीज पे है। और मोहम्मद हफीज ने साबित किया अपने पहले इम्तिहान में कि वो इस इतनी बड़ी पोजीशन के लिए बिल्कुल अनफिट हैं। और ये टीम मैनेजमेंट अगर फेल हो जाए तो आप समझ जाएं कि फिर टीम नहीं जीत सकती। और टीम मैनेजमेंट को हेड कर रहे थे, क्योंकि बिल्कुल ही नया कप्तान था, तो सारी जिम्मेदारी तो हफीज पर आती है। तो हफीज को फौरी तौर पे कॉल बैक करके या जावेद मियादाद, मोहसिन हसन खान या आमिर सुहेल जैसे जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो दुनिया में माने हुए कैप्टन रहे हैं पाकिस्तान के,
उनको आप आगे फौरन ऑस्ट्रेलिया भेजें ताकि वो एसेस करें सारी प्लानिंग को और सारी टीम को। और मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं लड़कों से मैं बता रहा हूँ जो परफॉर्मेंस दी है, जो नजर आए इनमें पोटेंशियल और गट्स, आप हो सकता है अगले 2 मैच जीत के सीरीज ही जीत के आ जाए, जो कि पूरी तारीख में आज तक नहीं हुआ पाकिस्तान के किसी ऑस्ट्रेलिया के दौरे में। अच्छा नैयर साहब, टेस्ट क्रिकेट सेशंस का गेम कहा जाता है, दिन में 3 सेशन होते हैं। पाकिस्तानी टीम ने ऐसा लगा कि आगे का ज्यादा सोचा, सेशंस पर फोकस नहीं किया, छोटे छोटे टारगेट जो हैं वो नहीं बनाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट जो है सेशन बाय सेशन चलती है, लेकिन हमने, आप ये बताएं मुझे कि T10 में भी क्या इतना स्कोर होता है कि आप 89 पे आउट? आपने तो T10 का भी स्कोर नहीं किया सेकंड इनिंग में, आप टेस्ट मैच खेल रहे थे, आप क्या कर रहे थे? ऐसी बेदिली और इतनी जिसे कहते हैं कि बद इंतजामी जिसकी हद कोई नहीं। और जिम्मेदारी टीम की हारने की टॉप मैनेजमेंट को लेनी पड़ेगी, ज़का अशरफ को लेनी पड़ेगी और हफीज को लेनी पड़ेगी। तो ज़का अशरफ तो जब जाएंगे सो जाएंगे, लेकिन पहले हफीज को, ज़का अशरफ साहब को चाहिए कि फौरी तौर पर वापस बुला ले। ही हैज प्रूव्ड 100% इनकॉम्पिटेंट फॉर दिस वेरी हाई पोजीशन, और उसके इतनी ज्यादा उसने टीम सिलेक्शन में और टीम प्लानिंग में गलतियां की हैं कि अब किसी सूरत उसको वहां इन्हें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। क्रिकेट एक्सपर्ट नय्यरुद्दीन हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ऑस्ट्रेलिया ने हमसे अच्छी क्रिकेट खेली, शानदार बॉलिंग की, हमने गलतियां की जिसे अगले मैच में नहीं दोहराएंगे। कप्तान शान मसूद कहते हैं पाकिस्तानी बल्लेबाजों को तेजी से रन्स बनाने होंगे। दूसरी जानिब कौमी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज कहते हैं पाकिस्तानी टीम में इतना पोटेंशियल है कि हम अगला टेस्ट जीत सकते हैं। मैच के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद हफीज ने कहा कि बाबर आजम और शाहीन आफरीदी के अलावा भी दीगर सीनियर परफॉर्म नहीं कर सके। मोहम्मद हफीज का कहना था कि अगले टेस्ट मैचेस के लिए तब्दीली के ऑप्शन मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल ने सबको मुतासिर किया। कौमी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज कहते हैं पाकिस्तानी टीम में इतना पोटेंशियल है कि हम अगला टेस्ट जीत सकते हैं। मैच के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद हफीज ने कहा कि बाबर आजम और शाहीन आफरीदी के अलावा भी दीगर सीनियर परफॉर्म नहीं कर सके। मोहम्मद हफीज का कहना था कि अगले टेस्ट मैचेस के लिए तब्दीली के ऑप्शन मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल ने सबको मुतासिर किया। और अब कुछ दीगर खबरें। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में अमरीकी असलहे के इस्तेमाल के सबूत फिर मंजर आम पर। जुलाई से दिसंबर तक पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के हमलों में मारे जाने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से अमरीकी असलहा बरामद हुआ। डेरा इस्माइल खान, मियाँ वाली टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में अमरीकी M16, M4 और RPG-7 समेत दीगर जदीद हिफाजती सामान और आलात पकड़े गए। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस 2 दहाइयों से TTP के खिलाफ कमर बस्ता। TTP दहशतगर्दों की पनागाहों से बड़ी तादाद में अमरीकी असलहा, गोला बारूद और दीगर जदीद साजो सामान मिलने का सिलसिला जारी है। 2022 फरवरी में अमरीकी असलहे से लेस बलोच लिबरेशन आर्मी ने नोशकी और पंजगोर में हमले किए। 2023 जुलाई में योब गैरिजन पर अमरीकी हथियारों से हमला किया गया। 2023 सितंबर को अमरीकी हथियारों की मदद से चित्राल में 2 चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया। 4 नवंबर को मियांवाली एयरबेस हमला, 12 दिसंबर को डेरा इस्माइल खान में हमला, 15 दिसंबर को टांक में दहशतगर्दों के कब्जे से अमरीकी असलहा बरामद हुआ, जिसमें M16, A4, M4, AK-74, RPG-7 समेत नाइट विजन गॉगल्स, ब्लड प्रूफ वेस्ट, HE ग्रेनेड्स शामिल थे। 13 दिसंबर को तोरखम सरहद पर अफगानिस्तान से आने वाली प्याज से लदी वैन से भी अमरीकी असलहा पकड़ा गया। पेंटागन का कहना था कि अफगानिस्तान से अमरीका के इनखला के वक्त उसके 3 लाख जंगी हथियार अफगानिस्तान में रह गए थे। इन हथियारों ने TTP को सरहद पार हमलों में मदद दी। यूरो एशियन टाइम्स के मुताबिक भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अमरीकी असलहा इस्तेमाल हुआ। ये तमाम हकाइक इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अफगान रिजीम न सिर्फ TTP को मुसल्लह कर रही है बल्कि दीगर दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज रास्ता भी फराहम कर रही है। आम इंतखाबात 2024 के लिए इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल को मद्देनजर रखते हुए अफसरान की तरबियत दोबारा शुरू कर दी। ज़ेरे तरबियत अफसरान और मुलाजमीन और रिटर्निंग अफसरान की छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ट्रेनिंग का अमल 18 दिसंबर तक मुकम्मल होगा। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरों की ट्रेनिंग दोबारा शुरू। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये ट्रेनिंग मुल्क भर में डिविजनल सतह पर कराई जा रही है। बयान में बताया गया कि मजमूई तौर पर
859 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। आरओस की तरबियत 17 दिसंबर और 18 दिसंबर, जबकि डीआरओस की तरबियत 19 दिसंबर को की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग का अमल 18 दिसंबर को मुकम्मल कर लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने अपने अफसरानों, मुलाजिमीन और रिटर्निंग अफसरान की छुट्टियों पर भी पाबंदी आयद कर दी। वोटों के इंदराज, इखराज, तब्दीली और दुरुस्ती पर भी पाबंदी आयद कर दी। इलेक्शन कमीशन के रीजनल दफातर वोटर्स लिस्टों और दूसरे सामान की फराहमी के लिए आज खुले रहेंगे। अहम खबर दें आपको, नून लीग के नाराज रहनुमा दानियाल अजीज के पार्टी क़यादत से मामलात तय पा गए हैं। दानियाल अजीज ने नवाज शरीफ से मुलाकात में माजरत कर ली है। नवाज शरीफ ने दानियाल अजीज के रवैये पर शिकवा किया है। नून लीग के नाराज रहनुमा दानियाल अजीज के पार्टी क़यादत से मामला तय पा गए हैं। दानियाल अजीज ने नवाज शरीफ से मुलाकात में माजरत कर ली है। नवाज शरीफ ने दानियाल अजीज के रवैये पर शिकवा किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जुमे के रोज़ होने वाले पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। इजलास में दानियाल अजीज पार्टी टिकट के लिए इंटरव्यू देने पहुंचे। दानियाल अजीज की टिकट के लिए एन 75 से दरख्वास्त थी, मौजूद ना थी। अस्पताल में दाखिल होने की वजह से दरख्वास्त जमा नहीं करवा सका। दानियाल का बोर्ड के सामने ये मौक़िफ़ था। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फ़हद चौधरी से। फ़हद, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, जुमे के रोज मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई और पार्टी ज़राए के मुताबिक दानियाल अजीज जो है इस पार्लिमानी बोर्ड के सामने पेश हुए और वहाँ उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो अस्पताल में दाखिल होने की वजह से दरखास्त टिकट के लिए जमा नहीं करवा सके थे। नवाज शरीफ ने ये कहा कि दानियाल साहब, मैंने जो मीडिया पर देखा उससे बहुत अफसोस हुआ। बेहतर होता कि अगर कोई शिकवा था तो आप मेरे पास आते और आकर बराह रास्त मुझसे बात करते। बहरहाल दानियाल अजीज ने मियां नवाज शरीफ से इस मामले पर माजरत कर ली है। ज़राए के मुताबिक इस माजरत को कबूल भी कर लिया गया है और ये भी ज़राए का दावा है कि आम इंतखाबात में दानियाल अजीज को या कौमी या सूबाई असम्बली जो है वो नशिस्त पर टिकट जारी किया जाएगा। इसके अलावा नवाज शरीफ ने इस इजलास के दौरान ये भी कहा कि एहसान इकबाल अपनी जवानी से मेरे साथी हैं और उनकी पार्टी और पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमात हैं, लेकिन मैं उनकी भी ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा कि कहीं उनका भी जो है वो रवैया तब्दील ना हो जाए। बहरहाल मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास जो है वो अभी भी जारी हैं और हतमी फैसला मियां नवाज शरीफ ही करेंगे टिकटों के हवाले से। बहुत शुक्रिया फहद चौधरी, इन तफसीलात। आगे बढ़े, आपको बताएं, लाहौर के इलाके बागबानपुरा में 4 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। मुलजिम साबका बीवी, ससुर, बरादर निस्बती और साली को कत्ल करके मौके से फरार हो गया था। आईजी उस्मान अनवर ने मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। वफाकी दारुल-हुकूमत भी महफूज नहीं। थाना रमना की हदूद में डाकुओं की फायरिंग से हेड कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ और उनका बेटा जाँ-बहक हो गया। शहीद हेड कांस्टेबल ने राहज़नों को पकड़ने की कोशिश की तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वफाकी दारुल-हुकूमत भी महफूज नहीं। थाना रमना की हदूद में डाकुओं की फायरिंग से हेड कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ और उनका बेटा जाँ-बहक हो गया। शहीद हेड कांस्टेबल ने राहज़नों को पकड़ने की कोशिश की तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। गजा में 71 रोज से जारी इसराइली बर्बरियत और सफाकी के मुजाहरे। इसराइली बिल्डोजर्स ने कमाल अदवान अस्पताल को मलिया मीट कर दिया। मुतादिद फ़लस्तीनियों को भी कुचल दिया। गजा के वाहिद कैथोलिक चर्च पर इसराइली स्नाइपर्स की फायरिंग से ईसाई माँ बेटी जाँ-बहक हो गईं। US-8 का कॉन्ट्रैक्टर भी बीवी और 2 बच्चों समेत जाँ-बहक। इसराइली बमबारी से अल-जबालिया कैंप में 20 फ़लस्तीनी जबकि खान यूनुस, दीर अल-बला समेत वस्ती और जनूबी गजा में 12 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली यरगमालियों की रिहाई का दबाव। नेतन्याहू ने गजा पर बमबारी में इजाफा कर दिया। इसराइली बमबारी से गजा में 32 फ़लस्तीनी शहीद, 100 जख्मी हो गए। जबालिया कैंप पर हमले में 20 फ़लस्तीनी शहीद हुए। वस्ती और जनूबी गजा में खान यूनुस, दीर अल-बला में 12 फ़लस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। इसराइली फजाइया ने रफा में रहायशी घरों को निशाना बनाया। मगरबी किनारे में कार्रवाई में 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली बुलडोजर ने शुमाली गजा के कमाल अदवान अस्पताल के अहाते में फ़लस्तीनियों को कुचल दिया। अस्पताल को मलिया मेट कर दिया। नूर शम्स कैंप तुलकरम में भी बड़े पैमाने पर इसराइली जमीनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जमीनी फौज ने अलग से कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म किया हुआ है। इसराइली स्नाइपर्स ने कैथोलिक चर्च की 2 खवातीन ईसाई माँ बेटी को
निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। मुहासरे के बाइस गजा के वाहिद कैथोलिक चर्च में सैकड़ों अफराद महसूर हैं। इनमें बरतानवी रुकने पार्लियामेंट लैला मोरान के रिश्तेदार भी शामिल हैं। नाहिदा और उनकी बेटी समर को चर्च के सिस्टर कॉन्वेंट में निशाना बनाया गया। इसराइली टैंकों ने चर्च पर गोले भी दागे, जिसमें 3 अफराद जख्मी हुए। गजा के इलाके साबरा में इसराइली हमले में यूएसएड का कॉन्ट्रैक्टर भी बीवी और 2 बच्चों समेत जाँ बहक हो गया। गजा की मज़ाहमतकार तंजीम हमास ने कहा है कि इसराइली फ़ौज में किराए के गोरीले शामिल हो रहे हैं। स्पेनिश अखबार ने भी हमास के बयान की तायीद कर दी। खबर में बताया है कि स्पेनिश किराए के फ़ौजी यूक्रेन से गजा पहुँच रहे हैं। इसराइली फौज नाकारा। इसराइल दुनिया भर से किराए के गोरीले भर्ती करने लगा। अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने एक वीडियो पैगाम में दुनिया को बताया कि हमास के हमलों में इसराइली फौजी नाकारा साबित हुए हैं और वो बच्चों की तरह शोर मचाते हुए मैदान जंग से भागते हैं। अबू उबैदा ने कहा कि इसराइल गैर मुल्की किराए के फौजियों पर भारी रकम खर्च करने के बावजूद जंग जीतने में नाकाम रहेगा। हमास ने इसराइली फौज पर हमलों की नई वीडियोस भी जारी की हैं, जिनमें टैंकों पर अल-यासीन RPG से गोले हिट किए जा रहे हैं। स्पेनी अखबार अल मुंडो भी हमास की तायद में एक रिपोर्ट शाया की है, जिसमें बताया गया है कि किराए के फौजी महंगे कॉन्ट्रैक्ट पर यूक्रेन से गजा पहुंच रहे हैं। दूसरी जानिब इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने यरगमाली छुड़ाने के लिए नया मुआहदा करने का इंदिया दे दिया है। इसराइली इंटेलिजेंस चीफ ने कतर के वजीर आजम से मुलाकात की है। कतर ने भी नई मुमकिन बातचीत की तस्दीक की है। बर्लिन, लंदन, न्यूयॉर्क समेत पूरी दुनिया के दीगर ममालिक में फलस्तीन के हक में मुसलसल मुजाहिरे जारी हैं और जंगबंदी का मुतालिबा जोर पकड़ रहा है। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन की फ्री यूनिवर्सिटी में फलस्तीन के लिए मुजाहिरा करने वाले तलबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऑक्सफोर्ड लंदन में ईसाई मजहबी राहिबों के हमरा लंदनर्स की बड़ी तादाद ने फलस्तीन के लिए मुजाहिरा किया। न्यूयॉर्क में फलस्तीन के हक में मुजाहिरा करने वालों ने न्यूयॉर्क को बंद कर दिया। जगह जगह मुजाहिरीन के फ्री फलस्तीन के नारे सुने जा रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। अपने प्यारों से बिछड़ जाने और हर रोज लातादाद मसाइल और खौफ में रहने वाली गजा की मासूम बच्ची की हिम्मत जवाब दे गई। फूट फूट कर रोते हुए सवाल करती है कि हम बच्चे हैं, हमारे हुकूक हैं, हम पर यह जंग क्यों मुसल्लत की गई। और अब बात करते हैं मौसम की। लाहौर में मौसमी बारिश के बाद स्मोक की शिद्दत में कमी आ गई। फिजाई आलूदगी में 6ठे नंबर पर आ गया। कराची में स्मोक के बादल ना छटे, 5वीं पोजीशन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में रहे। लाहौर में मसनूई बारिश का कामयाब तजुर्बा। एयर क्वालिटी बेहतर, फिजाई आलूदगी में दुनिया में 6ठे नंबर पर चला गया। गुज़िश्ता रोज मसनूई बारिश के लिए खुसूसी जहाजों से केमिकल छिड़का गया। बादलों पर 48 फ्लेयर्स चलाए गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहे। हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवेज को सुबह के वक्त बंद किया गया। कराची में भी स्मोक के बादल न छटे। माहिरीन के मुताबिक हवा में जायद नमी और हल्की हवा के बायस शहर में धुंध आलूदा ज़रात के साथ मिलकर स्मोक की शिकल इख्तियार कर गई है। आइंदा चंद रोज के दौरान मगरिबी हवाओं के जेर असर हल्की बारिश का इम्कान है। न्यूज एंकर्स बनने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी। बोल न्यूज ने कराची एक्सपो सेंटर में स्टॉल लगाकर नौजवानों को मौका दे दिया। आज ही बोल के स्टॉल पर आएं और साथ ही गेम शो के गेम्स में हिस्सा लेकर मुख्तलिफ इनामात भी जीतें। मजीद जान लेते हैं कराची से बोल न्यूज की नुमाइंदा मरियम हसन से। कराची एक्सपो सेंटर में इंटरनेशनल कंज्यूमर एंड ब्यूटी एग्जीबिशन है। शहरियों का रुझान बहुत ज़्यादा रहा है। यहाँ पर एंकर्स के लिए जो है ऑडिशंस भी जो हैं वो किए जा रहे हैं। ओपन ऑडिशंस किए जा रहे हैं कि जो भी शहरी एंकर बनना चाहता है वो यहाँ पर आए और आकर जो है वो ऑडिशन दे सकता है। उसके साथ साथ ऐसे गेम शो की जो है वो उसकी भी एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पर जारी हैं। और इस वक्त हम स्टॉल पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो है इस वक्त यहाँ पे स्टॉल पर जारी हैं। बच्चे, ख़वातीन और हर उम्र के नौजवान की एक्टिविटीज़ जो हैं यहाँ पर जारी हैं और लोगों की बड़ी तादाद जो है वो स्टॉल पर मौजूद है। आप बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी आपका। आपने गेम यहाँ पर वीक एक्टिविटी में हिस्सा लिया और गिफ्ट भी आपको मिला है, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपसे सलाम करूँगा और दूसरी बात है कि मैं इत्तफ़ाक़न यहाँ मुझे आना पड़ गया क्योंकि बच्चों की वजह से, तो और इत्तफ़ाक़न मैंने गेम शो में ये गेम भी खेल लिया। तो खैर मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और काफ़ी आपने देखने का रश बढ़ते जा रहा है लोगों का। और जो आप गिफ्ट दे रही हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी गिफ्ट दे रही हैं बच्चों को, तो इस हवाले से मुझे भी आपने गिफ्ट दिया है तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे गिफ्ट भी दिया, मेरे बच्चों को भी गिफ्ट मिले। और इस इवेंट में मैं कल भी मेरा प्रोग्राम होगा तो इंशाल्लाह मैं कल भी चक्कर लगाऊंगा फैमिली के साथ। और काफ़ी क्राउड आ रहे हैं और लोग आने जाना स्टार्ट हो गया लोगों का। यकीनन लोग जो हैं उनकी
कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो बोल के स्टॉल पर आ रहे हैं और आकर जो है एंजॉय भी कर रहे हैं। गेम मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ की जा रही हैं जहाँ पर बच्चे बड़े जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और आकर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं वो यहाँ से लेकर जा रहे हैं। ये एग्जीबिशन 3 रोज़ा थी और आज उसका आखिरी दिन है और आखिरी दिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश जो है वो दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया मरियम हसन आपका। और अब आपको बताएं 1971 की पाक भारत जंग में पाक फ़ौज के जवानों ने मशरक़ी पाकिस्तान के मुहाज़ पर जुर्रत और बहादुरी की अनगिनत दास्तानें रकम की। उन्हीं में से एक नाम सालार बेग भी है। धरती के इस सपूत ने 21 नवंबर 1971 में जेसोर के मुकाम पर तने तनहा जवां मर्दी से दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 16 दिसंबर तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 4,35,152 हो गई। ये सिलसिला ताहाल जारी है। और खेलों के मैदान से आपको बताएं, पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ने क्राइस्टचर्च में 2 घंटे ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने कोचेस की ज़ेरे निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सेशंस में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड विमेंस क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ का आखिरी मैच कल हेगली ओवल में खेला जाएगा। इससे कबल खेले गए दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड विमेंस क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 विकेट से शिकस्त दी थी। भारतीय रियासत महाराष्ट्र की शमसी तवानाई के धमाका खेज आलात बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ, जिसमें 9 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। नागपुर पुलिस के मुताबिक ये धमाका बूस्टर प्लांट की पैकिंग के दौरान हुआ। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा कंपनी भारतीय दिफाई इदारों को धमाका खेज आलात और मवाद फराहम करने पर मामूर है। और गुलकार अली जफर का नया गाना रिलीज के लिए तैयार, ट्रेलर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। शायकीन की जानिब से खूब पजीर आई। चित्राल में अमन के सम्राट जारी हैं। कालाश फेस्टिवल का जोश व खरोश से आगाज हो गया है। 16 दिसंबर से शुरू होने वाला फेस्टिवल 22 दिसंबर को इख्तिताम पजीर होगा। और सवात में सर्दी की आमद के साथ सयाहत में भी इजाफा। मालम जब्बा में जीप एंड बाइक रैली के दूसरे एडिशन का आगाज। रैली में पाकिस्तान भर से 30 जीप्स और 15 बाइक्स हिस्सा ले रही हैं। नाज़रीन, शादी ब्याह में दूल्हे राजा को लाने के लिए इस्तेमाल होने वाली शाही सवारी बग्घी भी महंगाई की नजर हो गई है। महंगाई से शहरियों के बग्घी पर जाने का शौक भी मान पड़ गया है। उवैस सत्तार की रिपोर्ट देखिए। किसी दौर में बारात को बग्घी पर ले जाना शानो शौकत की पहचान जाना जाता था, लेकिन महंगाई ने शहरियों से ये शौक भी छीन लिया। फैसलाबाद में शादी ब्याह के मौके पर 4 सफेद घोड़े और शाही नक्शो निगाह से मुज़य्यन बग्घी अब शाज़ नादिर ही नजर आती है। मैं अपने भाई की शादी पे आया हूँ, हमारा भी दिल करता है कि हम अपने भाई के लिए बग्घी लेके जाएं, लेकिन इधर बग्घी का रेट बहुत है। ये बोलते हैं महंगाई बहुत है, हम क्या करें इसके लिए भाई। बग्घी मालिक का कहना है कि घोड़ों की महंगी खुराक और बग्घी की तैयारी पर आने वाले अखराजात 3 गुना बढ़ चुके हैं। जो गाहक को पैसे मंगते, गाहक उन्हें पैसे भरदा नहीं। महंगाई इन्नी हैगी आ कि जानवरों को पट्ठे दाना नहीं पैंदा, साडे को कित्थों पाइए। गाहक पैसा भरे ते असीं पाइए। ते गल ये आ कि गवर्नमेंट नूं चाहीदा कोई साडा ख्याल करे। शादी ब्याह पर बग्घी और दरबान का कल्चर खत्म हो रहा है और इसकी जगह दुल्हा की फूलों वाली गाड़ी ने ले ली है। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ अवेस सत्तार, बोल न्यूज, फैसलाबाद। एनिमेटेड मूवीज के शौकीन हो जाएं तैयार। फिल्म माइग्रेशन उधम मचाने आ रही है। 29 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। मारूफ अदाकार और मुसन्निफ कमाल अहमद रिजवी को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। कमाल अहमद रिजवी को मशहूर ड्रामा सीरीज अलिफ नून से बामे उरूज पहुंचा दिया। रफ़ी खावर के साथ कमाल अहमद रिजवी की जोड़ी को नाजरीन ने बेहद पसंद किया। और जनाब, रिवायती पंखों का दौर गया। हेक्सेन एयरफैन ने आराम और सहूलत में इनकलाब बर्पा कर दिया। हवा को पाक करने और गर्म ठंडी हवा देने वाली इजाद में सिर्फ एक ही फंक्शन मौजूद नहीं, बल्कि डिजिटल घड़ी और लैंप लाइट के साथ बेहतरीन 3D मौसीकी देने वाले स्पीकर भी शामिल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।